वेलकम जी म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक। अपोलोजाइज इस बात का कि वीडियो आप तक नहीं पहुंचा और ग्रेफ इस बात का कि मेरे एक बुजुर्ग का साया हमसे उठ गया। खैर कोई बात नहीं, इस बीच बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रंट पे इंसिडेंट्स होते रहेंगे, खबरें आती रही है, एजुकेशंस आते रहे हैं। तमाम एजुकेशंस के ऊपर फिर एक वीडियो लेके आ गया हूँ जिसका कि आपके इन्वेस्टमेंट से है रिलेशन, यानी वो एजुकेशन जिसका आपके इन्वेस्टमेंट से है रिलेशन। आज चर्चा करेंगे। सर पहले मुझे ये बता दीजिए कि अगर 1 तारीख को बजट आएगा और ऐसा कुछ हो जाए कि अब भारत में लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये स्लैब की 2 से 2.5 लाख, 2.5 से 5 लाख, 5 से 7 नल एंड वाइट, मतलब कितना भी कमाते हैं सब खुद ही रखिए, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर ऐसा न्यूज हो जाए तो सारे लोग कहेंगे मजा आ गया। ऐसा ही कुछ लग रहा है अमेरिकन्स के साथ। अमेरिका में अमेरिकन्स को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसा ईओ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। और लगातार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे हैं, मियामी की सभा में 27 तारीख को उन्होंने कहा कि हम अमेरिका में अमेरिकन से इनकम टैक्स नहीं लेंगे। फिर फ्लोरिडा में 28 जनवरी को उन्होंने यही बात दोहराई कि हम अमेरिका में अमेरिकन से टैक्स नहीं लेंगे, और ये जितना भी टैक्स नहीं लेने की वजह से जो हमें कमी होगी उस कमी की भरपाई करने के लिए मैं ERS एक्सटर्नल रेवेन्यू सिस्टम लेके आऊंगा। और ये ERS सिस्टम क्या है इसके ऊपर मैं बात करूंगा। हमारे भारत के में इसका क्या इंपैक्ट आएगा उसके ऊपर बात करूंगा। और तीसरा और सबसे अहम कि सर हमारे म्यूचुअल फंड के निवेशकों पे क्या इंपैक्ट आएगा, कैसे उससे हम बचेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए सर, थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक कीजिए। और उन तमाम जो हमारे कमेंट करते हैं ना, उन सबको करबद्ध प्रार्थना कि सर आप लोग बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं, ऐसे ही करिए सर। शुरू करने का आदेश दीजिए। लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। ट्रंप ने क्या कहा वो मैंने बता दिया है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए उसको बोलूंगा नहीं कि अमेरिका में स्वर्णिम युग लाना है। मोदी साहब पहले कह चुके हैं, ये उसको रिपीट कर रहे हैं, नई बात नहीं है। प्रत्येक नागरिक सशक्त होगा हमारे अमेरिका का जब मैं उनसे इनकम टैक्स नहीं लूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मियामी की सभा में कहा। दूसरे देशों पे टैक्स बढ़ा के इसकी भरपाई करूंगा, ये फ्लोरिडा की सभा में उन्होंने कहा है। एक्सटर्नल रेवेन्यू सिस्टम लेके आऊंगा, ये भी उन्होंने कहा कि इसकी भरपाई। लोगों ने पूछा, अमेरिकन ने पूछा कि भैया इसका जब आप इनकम टैक्स नहीं लोगे अमेरिकन से तो इस कमी को भरपाई कैसे करोगे। तो उन्होंने कहा जो बाहर के लोग हमारे मुल्क में आकर के काम कर रहे हैं, सुंदर पिचाई सर जैसे, सत्या नडेला सर जैसे लोग, बड़े बड़े दिग्गज और हर एक तरह के लोग विदेशों से आके हमारे यहाँ काम करते हैं, उन पे टैक्स बढ़ाऊंगा, पहला। दूसरा उन्होंने कहा मैं इसके जगह पे ये लेके आऊंगा जी ERS सिस्टम। ERS सिस्टम का फुल फॉर्म है एक्सटर्नल रेवेन्यू सिस्टम। और एक्सटर्नल रेवेन्यू सिस्टम का मतलब ये है कि जो बाहर के, पहले हम अमेरिकन कमाते थे और दूसरे मुल्कों के लोग उससे सशक्त होते थे, अब दूसरे के मुल्कों के लोगों से मैं कमाऊंगा और मैं खुद सशक्त होऊंगा। अमेरिकन की रणनीति बनने जा रही है। तो ERS क्या है सर? ERS और कब लागू हुआ इसके संबंध में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला 1800 एक बार मैंने आपको लिखा है 1913 तक, 1870 से 1913 तक, 1870 से 1913 तक अमेरिका में सर ERS सिस्टम था, एक्सटर्नल रेवेन्यू सिस्टम। और उस समय अमेरिका में अमेरिकन लोग जो कमाते थे उन पे इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता था। और ट्रंप इस बात की दलील देते हैं कि 1870 ईस्वी से लेके 1913 तक अमेरिका में गोल्डन पीरियड था, स्वर्णिम युग था। जैसा कि मोदी साहब पीछे कहा करते हैं कि बहुत साल पहले हमारे ऋषि मुनियों के समय में भारत का स्वर्णिम युग था। कुछ सिमिलैरिटी सी लग रही है दोनों के स्टेटमेंट में, मैं किसी के साथ नहीं हूं, अलग बात है ये, ठीक है सर। तो ये बात हो गई, ये बात भी हो गई। दूसरी एक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बात चल रही है, वैश्विक स्तर पे जो बात चल रही है, जो कि चाइना कह रहा है, जो कि ब्राजील कह रहा है, ब्रिक्स कंट्रीज कह रही है कि अमेरिका ऑलवेज एक नीति को फॉलो करता है जिसको कहते हैं रूल्स फॉर फूल्स। जब उसको अच्छा लगता है तो WTO 1995 में बना के बैठा है और उसमें ये बता दिया गया कि हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज टू रिड्यूस डाउन द tariff, external tariff imposed by one country to another country in any goods and services import. Objective is reduced down. In 1995, the core objective of World Trade Organization was that. अब क्या हो रहा है? उसका outright
उल्लंघन यूएसए करेगा, ऐसा विश्व अर्थव्यवस्था में एक्सपर्ट्स और विद्वान कह रहे हैं। खैर, विश्व अर्थव्यवस्था में कह रहे हैं, हम भी, इंडिया का भी स्टैंड लाइन उन्हीं के साथ है। ईआरएस अपडेट थोड़ा सा पहले दे दूं, फिर बात करेंगे हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इसके लिए हम क्या करेंगे। तो ईआरएस में सर ये है कि उन्होंने सेक्रेटरी, जो ईओ साइन हो गया उनका, ईओ साइन होने के बाद उनके पास सेक्रेटरी ट्रेजरी, सेक्रेटरी कॉमर्स और सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी, अमेरिका के ये 3 पद हैं। जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े पद होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इस तरह के बड़े बड़े पद हमारे प्रजातांत्रिक भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को संभालने के लिए बड़े बड़े पद बनाए गए, ऐसे उनके भी होंगे। जैसे सेक्रेटरी टू ट्रेजरी, सेक्रेटरी टू कॉमर्स, सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, ये तीनों को बिठा, इन तीनों की टीम बनाई है उन्होंने, और ये तीनों सेक्रेटरी मिलके फिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे कि वेदर इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईआरएस इज वायबल और नॉट। देन उसके बाद उसके लिए वो अपना फिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे, फिर डिजाइनिंग करेंगे, उसको बनाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। बहरहाल उनके यहाँ भी, उनकी प्रजातांत्रिक प्रणाली में भी, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, उनके यहाँ भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड हाउस ऑफ सीनेट है, दोनों जगह वो बिल ड्राफ्ट होगा, पास होगा, जाने उनका काम। अब हमें क्या करना चाहिए और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सारे वीडियोज अपने म्यूचुअल फंड के डेडिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए एड्रेस करते हैं, तो आइए हम इस फ्रंट पे देखते हैं कि हमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमने एक केस स्टडी, पास्ट केस स्टडी आंकड़ों के आईने में आपको दिखाने के लिए डाइव लगाया, और जो कुछ भी फैक्ट फाइंडिंग आपके समक्ष रख रहा हूं, पहला ये 1998 में सर हमने एक, हमारे भारत ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था, आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का गवर्नमेंट था उस समय, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, मई में ये न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था सर। और उस समय अमेरिका सहित बहुत सारे मुल्कों ने, कनाडा, अमेरिका, इन लोगों ने हमारे मुल्क पे, हमारे देश पे इन्होंने सैंक्शन लगाया था, इकोनॉमिक सैंक्शन थे, हमारे इसरो को बैन किया था, लॉट मोर थिंग्स वाज देयर। तो मैंने ये जानने की कोशिश की जब 1998 ने, क्योंकि अभी भी जो ईआरएस सिस्टम लेके आएगा उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट को मैंने रिलेट करने की कोशिश की कि अमेरिका ने 1998 में जब हम पे सैंक्शन लगाया था तो हमारे शेयर बाजार ने कैसा रिएक्ट किया था, उस समय निवेशकों के पैसों का, हमारे आपके जैसे निवेशकों का पैसों का क्या हाल रहा था। तो आइए दिखाते हैं आपको। 1998 में मैंने उस समय जो सबसे बढ़िया बैरोमीटर, थर्मोमीटर जो भी कह लीजिए, वो था BSE 30 सेंसिटिविटी इंडेक्स, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड सेंसेक्स। तो उस समय सर मई 1998 में लगाया गया था सैंक्शन अमेरिका के द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट के जस्ट बाद। उसके बाद से मैंने देखा कि सेंसेक्स की कैसी चाल रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो मैंने ये देखा सर, देखो मई में लगाए, जून में माइनस में 11.8% नीचे, जुलाई में माइनस में 1.2%, मतलब जून की अपेक्षा जुलाई में मार्केट लगभग रिकवर कर गया, सिर्फ 1% नीचे रहा। ठीक, ऊपर आ जाओ जी। अगस्त में माइनस में 8.6%, अर्थात थोड़ा फिर नीचे चला गया। सितंबर में बल्ले बल्ले 5.7% ऊपर गया बाजार। हाँ, अब देखो, मतलब मई में टेस्ट हुआ था, जून में ठीक है शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन होता है, एकदम से दराम से नीचे आया। ठीक है सर, जुलाई में रिकवर बट नॉट रिकवर, तो माइनस में 1.2% तक रहा। अगस्त में ये देखिए माइनस में 8.6% रहा, लेकिन सितंबर में कंप्लीटली बाउंस बैक कर गया था बाजार, 5.7% तक रहा था। अक्टूबर में माइनस में 9.3% रहा था, और उसके बाद सर ये पॉजिटिव रहा बाजार। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट की बात मैं आपसे कर रहा हूं। ठीक है सर, तो ये हो गया सर आपका जून से लेकर अक्टूबर तक आपने बाजार की चाल देख ली। ठीक है सर, अब आ जाइए सर, क्योंकि आफ्टर इम्पैक्ट तो तकरीबन 1999 तक रहना चाहिए था और पूरा कंप्लीट होना चाहिए था ना सर। तो 1999 में मार्केट की चाल देख लो सर, मंथ दर मंथ दिखाता हुआ आपको सर, कैपिटल माइंड के सौजन्य से। तो ये देखें सर, आप 1999 में आप देखें सर 13% पॉजिटिव, जनवरी में, फरवरी में 13% ऊपर है, मार्च में 14% ऊपर है, अप्रैल में 13.8% ऊपर है, मई में 15.8% ऊपर है, जनवरी में 16.5, जुलाई इट इज 18.4, अगस्त इट इज 19.9, सितंबर इट इज 20.4, इट इज इन सितंबर 20.8, 20% upliftment in November and 20.89 upliftment in December। henceforth आप ये देखो सर, कुल मिलाकर के इसके आंकड़े को, कि अगर कोई निवेशक
1998 के जनवरी या फरवरी में कहीं भी 100 रुपया लगा दिया होता सर, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में, कहीं भी। तो जस्ट जैसे मई में बैन लगाया अमेरिका ने, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए उसका ये रुपया, यहाँ देखो 100 रुपया किसी ने 1998 में लगाया, ठीक है, जून में उसका रुपया 88 रुपया नीचे गिर गया। जैसा कि अभी मार्केट गिरा है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो नीचे होगा, मैं आपको पैनिक नहीं करना चाहता। 88 रुपया नीचे चला गया था, हाय तौबा नहीं मचाया उस इन्वेस्टर ने। जून में रिकवर हुआ, 98 रुपये तक आया, अगस्त में सर 91.4 रुपये आया, सितंबर में उसका पैसा 105 रुपया हो गया सर, फिर अक्टूबर में 90.70 रुपया, और पूरा जनवरी में कभी 113 रुपया, कभी 114 रुपया, कभी 115 रुपया, जस्ट 13-14 महीने का पूरा ऐसे आपको दिखा रहा हूँ सर, है कि नहीं। तो इस तरह से सर देखें आप 1999 के आखिर के महीने दिसंबर में उसका 100 रुपया, 120 रुपया 90 पैसा था। और अगर उस निवेशक ने आज तक अपना निवेश बरकरार रखा होता तो आज उसकी कीमत कितनी है सर? 2600 रुपया, 2600 रुपया। क्यों? क्योंकि 1998 में भारत का सेंसेक्स था 3892, और जनवरी 2025 आज जब आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, भारत का बाजार 76,000 के आसपास चल रहा है। अर्थात भारत का बाजार जो 1998 में 3800 के आसपास ट्रेंड कर रहा था, आज 2025 में सर शार्प अपलिफ्टमेंट है, 26 गुना ज्यादा। यानी 1998 में अमेरिका के बैन लगाने से पहले जो 100 रुपए लगे थे, अमेरिका के बैन लगे गए, लेकिन हमारा पैसा 26 गुना बढ़ा। फैक्ट फाइंडिंग यही है सर कि प्लीज शॉर्ट टर्म डिसीजन मत लीजिए। डिप्लोमेट्स आर डूइंग देयर ऑन जॉब, हम आवर पॉलिटिशियंस एंड ऑल इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स आर डूइंग देयर ऑन जॉब। हमें दो काम करना है, अर्निंग एंड इन्वेस्टिंग, अर्निंग एंड इन्वेस्टिंग, इन अर्निंग एंड इन्वेस्टिंग। आपकी क्या राय है सर? लिख रहे हैं, लिखते रहिए। नमस्कार।